बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू NMDCAT फिज़िक्स पोर्शन। क्लास है फिज़िक्स का NMDCAT का, ठीक है। पढ़ते हैं हम करंट इलेक्ट्रिसिटी। इससे पहले के लेक्चर में मैंने ओम्स लॉ को डिस्कस किया। अब रेजिस्टर की बारी है, रेजिस्टर एंड रेजिस्टेंस। व्हाट इज रेजिस्टर? रेजिस्टर इज अ डिवाइस which oppose the electric current, which oppose the electric current। इस डिवाइस का नाम क्या है? रेजिस्टर है, ठीक है। इस डिवाइस का नाम क्या है? रेजिस्टर है। तीन किस्म के पैरामीटर्स हैं इस पूरी फिजिक्स में जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। एक रेजिस्टर है, दूसरा कैपेसिटर है और तीसरा जो है वो इंडक्टर है। कैपेसिटर तो आप लोगों ने पढ़ा भी है इलेक्ट्रोस्टैटिक के चैप्टर में। अब यहाँ पे जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? रेजिस्टर है। और इंडक्टर जो है ये हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14 में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। तो यहाँ पे रेजिस्टर वो डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करते हैं, मुज़ाहिमत करते हैं, ठीक है। या हम इस तरह भी कह सकते हैं, अ डिवाइस विच कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी into other form of energy, या into अदर फॉर्म लिख के या लिख के क्या, और नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। रेजिस्टर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी या नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी की तरफ। क्लियर हो गई बात? लेकिन जो एबिलिटी है रेजिस्टर का, जो कैपेबिलिटी है, इसकी एक प्रॉपर्टी है, उसकी वजह से ये काम करता है। वो उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? उस एबिलिटी को नाम क्या है? उस कैपेबिलिटी का नाम क्या है? वो है रेजिस्टेंस। हम कहते हैं ना कि द एबिलिटी ऑफ रेजिस्टर विच अपोज द करंट, एबिलिटी ऑफ रेजिस्टर विच कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये हर एक पार्टिकल का, हर एक मटेरियल का अलग अलग प्रॉपर्टी होता है। देखो, इंसान के बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि इस तरह आवाज़ प्रोड्यूस करेगा, इस तरह ये करता है, वो करता है। फिर हम कहते हैं कि यहाँ पे इसके मुंह का काम क्या है, इसके ज़ुबान का काम क्या है, इसके नाक का काम क्या है, इसके कान का काम क्या है, इसके आंखों का काम क्या है। तो हर एक अलग अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं, सेंसेशन, स्मेलिंग, ठीक है, विजन वगैरह वगैरह। तो इसी तरह हर एक मटीरियल में मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ होते हैं। तो किसी मटीरियल में ये प्रॉपर्टी होगा कि वो अपोजिशन ऑफ करंट यहाँ पे करे, तो उस प्रॉपर्टी को, उस कैपेबिलिटी को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम? फिर उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। डिवाइस को हम रेजिस्टर, और जो यहाँ पे है वो है रेजिस्टेंस शो करते हैं। क्लियर हो गई बात? अब यहाँ पे आप लोग कहते हैं कि जो रेजिस्टेंस है, ये तो हम लिखते हैं ना, हमने ओम्स इक्वेशन से लिख दिया कि I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R लिखा है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस हम लिखते हैं R इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई I लिखते हैं। लिखते कि नहीं लिखते? ठीक है। किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, किन किन चीज़ों पर डिपेंड नहीं करता? तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ R इज इंडिपेंडेंट ऑफ V एंड I। लास्ट लेक्चर में मैंने यहाँ यही लिखा हुआ है, यहाँ पे दोबारा लिखता हूँ, R इज इंडिपेंडेंट ऑफ V एंड R। लेकिन कंडीशन लगाएंगे हम, व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर इज यूनिफॉर्म, टेम्परेचर इज एब्सोल्यूट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तब ये पॉसिबिलिटी है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो फिर R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I एंड R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V।
समझ आई बात की। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो फिर आर डिपेंड नहीं करता किन चीज़ों पर, वोल्टेज और रेजिस्टेंस पे, इन दोनों पे, सॉरी रेजिस्टेंस नहीं, आई पे डिपेंड नहीं करता। क्लियर होगी बात। अब यूनिट्स पे आ जाइए। पहले हम पढ़ते हैं इसके यूनिट्स, फिर हम जाएंगे कि ये किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यूनिट्स पे आ जाइए, शाबाश। यूनिट्स ऑफ रेजिस्टेंस, नंबर 1 इस अ यूनिट, या जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या है। नंबर 2 डिराइव यूनिट्स क्या होंगे। स्टैंडर्ड यूनिट या एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, तो वो है ओहम। ठीक है, और ओहम को हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। इसको हम क्या कहते हैं, ओमेगा कहते हैं। लेकिन कौन सा, अपर केस ऑफ ओमेगा। एक तो इस तरह होता है और ये एक ये है, तो ये लोअर केस है, ये अपर केस है। अपर केस ओमेगा शो करता है। अब ये ओहम किस चीज़ से डिराइव हुआ है, तो यहाँ से देखो V बाई आर, आर इज इक्वल V बाई आई। तो ओल्ट, नंबर 1 ओल्ट पर एम्पेयर से भी आ सकता है। नंबर 2 ये आ सकता है कहाँ से, ओल्ट की जगह अगर मैं लिखूँ जॉल, तो जॉल पर कूलम पर एम्पेयर, ये हम लिख सकते हैं। ये तो मैंने बहुत छोटा लिख दिया, खैर कोई बात नहीं। फिर हम लिख सकते हैं जॉल की जगह क्या, न्यूटन मीटर, और कूलम इंटू एम्पेयर अपनी जगह पे। ठीक है, फिर हम लिखते हैं कौन से इक्वेशन से, डिफरेंट और इक्वेशन है। पावर में लिखो, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। तो हम लिखते हैं नंबर 4, इस इक्वेशन पे लिखता हूँ, देखो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वाट पर एम्पेयर स्क्वायर। यह हमें क्या देता है, रेजिस्टेंस देता है। या अगर मैं लिखूँ ऐसी इक्वेशन है कि P इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर, तो फिर मैं लिखता हूँ कि ओल्ड स्क्वायर पर वाट। ये दोनों किस चीज़ के बराबर है, रेजिस्टेंस के बराबर है। ठीक है, इससे रेजिस्टेंस डिराइव होता है। क्लियर हो गई बात कि नहीं हुई, हो गई। ठीक है, अब बेस यूनिट क्या होगा, नंबर 3 बेस यूनिट। तो बेस यूनिट हम हमेशा डिराइव यूनिट से ही डिराइव करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें न्यूटन मीटर पर कूलम पर एम्पेयर है, तो न्यूटन की जगह मैं लगाता हूँ। देखो मैं ये सिंपलेस्ट वन यहाँ पे लेता हूँ, कूलम इंटू एम्पेयर। न्यूटन की जगह लगाओ क्या, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाई मीटर अपनी जगह पे, कूलम की जगह आ जाएगा एम्पेयर सेकंड मल्टीप्लाई बाई सेकंड। तो आ जाएगा ऊपर क्या, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर एम्पेयर, सेकंड 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 स्क्वायर, और यहाँ पे सेकंड है तो ये होगा क्या, सेकंड पावर 4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर एम्पेयर पर सेकंड पावर 4। दिस इज द बेस यूनिट ऑफ व्हाट, रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इसका डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, तो हमेशा के लिए हम बेस यूनिट से ही निकालते हैं। किलोग्राम है तो मास, एम स्क्वायर है तो एल स्क्वायर, ए है तो ए पावर -1, और टी है तो टी पावर -4। द डायमेंशन ऑफ मास इन रेजिस्टेंस इज 1, द डायमेंशन ऑफ लेंथ इन रेजिस्टेंस इज 2, द डायमेंशन ऑफ टाइम इन रेजिस्टेंस इज -4, एंड द डायमेंशन ऑफ करंट इन रेजिस्टेंस इज -1। क्लियर होगी बात कि नहीं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, 1 2 लिखूंगा, बाकी आप लोग लिखेंगे। डायमेंशन ऑफ मास इन रेजिस्टर, डायमेंशन ऑफ लेंथ इन रेजिस्टेंस, नज़र आ रही, ठीक है। डायमेंशन ऑफ
time and resistance, and number 4 dimension of current and resistance. ठीक है, तो हम लिखते हैं डायमेंशन ऑफ मास एंड रेजिस्टेंस 1, 2, -4 एंड -1. क्लियर होगी बात मेरे? जो कुछ मैंने लिखा हुआ है आप लोगों के सामने जो नज़र आ रहा है, ये सारे के सारे क्या है? MCQs है. ठीक है, ये सारे के सारे क्या है? ये MCQs मैंने लिखे हुए हैं. डिराइव यूनिट में देखें ना, MCQ है. ठीक है, MCQ है. MCQ में आ सकता है ये सब कुछ. ठीक है, यहाँ पे MCQ देखो रेजिस्टेंस में इन्हें कितनी MCQ सिर्फ यूनिट से लिख दिया, इसके डेफिनेशन से लिख दिया. तो सोच करो कि इसमें मैं कितनी MCQs बना सकता हूँ, लेकिन नहीं, अगर मैं बनाऊँ तो आप लोग क्या करेंगे? आप लोग भी बनाएंगे ना. आप लोग बनाए तो वो बहुत बेहतरीन होगा. बेहतर नहीं होगा, बेहतरीन होंगे. ठीक है, कि V वोल्ट पर एम्पेयर किस चीज़ का यूनिट है, या आ गया न्यूटन मीटर पर एम्पेयर पर कूलम इज द यूनिट ऑफ डैश डैश डैश. वाट पर एम्पेयर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ डैश डैश डैश. ठीक है, वोल्ट स्क्वायर पर वाट इज द यूनिट ऑफ डैश डैश डैश. बहुत सारे इक्वेशंस, बहुत सारे MCQs ऐसे आते हैं. क्लियर होगी बात? तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस में है, रेजिस्टेंस किन चीज़ों पर डिपेंड करता है वो मैं करा दूंगा. ठीक है, ये चलो इसी के साथ ही डिस्कस करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसको मैं बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूँ कि लेंथ पे किस तरह डिपेंड करता है, एरिया पे किस तरह डिपेंड करता है. ठीक है, फिर वहाँ पे बात आ जाइए किस चीज़ पे, अगर मैं स्ट्रेच करूँ वायर को तो फिर क्या होगा, अगर मैं इसको कंप्रेस करूँ तो फिर क्या होगा, उसके मुख्तलिफ ट्रिक्स हैं. तो चलो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा. छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे पार्ट्स हैं, इसलिए मैं डिवाइड करता हूँ कि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ आ जाए. तो मिलते हैं उस लेक्चर में. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.